Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 23rd and 24th of July 2022। तो 23 और 24 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हम सारे कवर कर लेंगे। और आज से मैंने एक नई चीज़ शुरू की है कि आपको हर दिन एक CSAT का क्वेश्चन मैं दूंगा। आई विल गिव यू वन CSAT क्वेश्चन एवरी डे, है, क्योंकि मैं कल भी और परसों भी, अब कई दिनों से मुझे ऐसे कई लेटर्स है, कई मेल ऐसे आ चुके हैं जिनमें लिखा गया है कि CSAT क्लियर नहीं हो रहा है, CSAT क्लियर नहीं हो रहा है। एंड कुछ लोगों का तो एक स्टूडेंट हमारा ही ऐसा है जिसके 102 समथिंग मार्क्स आ रहे थे इन द GS पेपर 1, बट ही वाज गेटिंग ओनली 63 और 64 मार्क्स, है ना। और एक बहुत अच्छा बच्चा है जिसने कि जस्ट CSAT क्रॉस किया था एंड इट वाज लकी फॉर हिम दैट ओनली दैट वन क्वेश्चन गॉट करेक्ट। एंड इस तरीके से बहुत केसेस हैं। तो CSAT के आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं, दैट इज़ वन प्रॉब्लम। तो एक क्वेश्चन अपन डेली देंगे, एटलीस्ट आप उसको लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। और अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक CSAT का क्वेश्चन मैं लगा करके डेली आपको करके दूं, है ना। तो जस्ट एक क्वेश्चन आज भी रहेगा, आप लोग बताइएगा क्या आंसर है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट काउंटेड एज रेयर अर्थ मिनरल। इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसको कि एक रेयर अर्थ मिनरल के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। इस ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्कैंडियम, यूरोपियम, लैंथेनम या टेल्यूरियम। दिस इज द थिंग। दूसरा जो है वो आपके सामने है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली एक्सप्लेन्स द टर्म कार्बन बॉम्ब्स। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि कार्बन बॉम्ब्स को एक्सप्लेन करती है। ऑप्शंस आपके सामने है, ए दीज आर द कोल प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ अंडर earth surface yet to be discovered. Then these are the oil or gas projects that will result in at least 1 billion tons of CO2 emissions over its lifetime. This is option 2. C है, these are the oil resources present beneath the permafrost that will be exposed due to melting of ice. या these are the vehicular emissions that receive less attention from the international community. So carbon bombs किन्हें कहते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दिस लॉ इज एन एक्सेप्शन टू सर्टेन इंडियन पीनल कोड प्रोविजंस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द 2021 अमेंडमेंट इंक्रीज द जेस्टेशन पीरियड फ्रॉम 20 वीक्स टू 28 वीक्स विदाउट एनी कंडीशंस। ठीक है ना। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। एक एक करके मैं आंसर्स आपको बताऊंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कितने आपने सही किए। ठीक है ना। तो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से रेयर अर्थ मिनरल जो है वो कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, टेल्यूरियम। अगर आपको पता हो तो बताओ, 17 एलिमेंट्स हैं जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। 17 एलिमेंट्स आर देयर। उनके नाम है स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम, सेरियम, देन उसके बाद आई थिंक समेरियम, यूरोपियम, है ना, टर्बियम, एर्बियम, थूलियम, ये ट्रीबियम, एंड ये सारे अलग अलग नाम हैं। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, है ना। इतने ही मुझे याद है, 10-11 करीब मुझे याद है, लेकिन 17 है टोटल। और इसमें टेल्यूरियम नहीं आता है, ठीक है ना, टेल्यूरियम नहीं आता है। सेकेंड सवाल मैंने आपसे पूछा था कार्बन बॉम्ब्स के रिगार्डिंग। तो कार्बन बॉम्ब्स का करेक्ट आंसर है बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कार्बन बॉम्ब्स बेसिकली एक ऐसे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है दैट विल रिजल्ट इन एटलीस्ट 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ओवर इट्स लाइफ टाइम। मतलब कि ये वो ऑयल और गैस प्रोजेक्ट होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हैं, ठीक है ना। ये कार्बन बॉम्ब्स कहलाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दिया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब इसमें स्टेटमेंट्स थे। पहला स्टेटमेंट था कि ये एक्सेप्शंस कर देता है कुछ IPC के। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि कई चीज़ ऐसी हैं जो कि IPC में कुछ और लिखा है और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ और लिखा है। मैरिज से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है ना, तो वो एक्सेप्शंस वहाँ पर आते हैं। दूसरा है 2021 का अमेंडमेंट जो है वो जेस्टेशन पीरियड 20-28 वीक्स में विदाउट एनी कंडीशन बोल रहा है कि इंक्रीज कर दिया जेस्टेशन पीरियड फ्रॉम 20 वीक्स टू 28 वीक्स विदाउट एनी कंडीशंस। तो ये बिल्कुल गलत है। आप सबको पता होगा कि यहाँ पे सारी कंडीशंस अलग अलग है। मतलब कि 0 to 12 वीक्स की कंडीशन अलग है, 12 से 20 वीक्स की कंडीशन अलग है, 20 to 24 वीक्स तक ही एलिजिबल है ना। 24 to 28 वीक्स, जो 24 वीक्स के ऊपर है उनकी कंडीशंस अलग हैं। तो ये नहीं कि विदाउट एनी कंडीशन नहीं है ना। तो दैट इज द इनकरेक्ट वन, आंसर विल बी ए। ठीक है। तो नाउ लेट मी शो यू द क्वेश्चन फॉर द CSAT। आज संडे का दिन है, CSAT का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। लेट्स सी।
सो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको क्लैरिटी नहीं है। इसको लिख लीजिए, आप लोग कॉपी पेन उठा करके करिएगा। आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि एक क्वेश्चन अगर आपने CSAT का लगाया है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन, तो आपका दिमाग थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जाएगा। तो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, इफ ट्रांसफर इज कोडेड एज RTNAFSRE देन एलिफेंट वुड बी कोडेड एज। तो पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना रहता है, पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में ट्रांसफर और ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें आपको एक रिलेशन बनाना पड़ता है कि T को R लिखा गया है, R को T लिखा गया है, A को N लिखा गया है, तो ये कौन सा रिलेशन है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सेम वही रिलेशन इसमें यूज करना पड़ता है सेकंड वाले में। तो आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अटेम्प्ट करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। डू टेल मी द आंसर ना सीरियसली, कैंडिडेट जो भी है प्लीज डू टेल मी द आंसर। अब मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। कल की न्यूज़ आइटम्स पहले हम देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आइटम है कल जो आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे एसोसिएटेड बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो न्यूज़ थी कि लोकसभा ने पास किया है इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022, ठीक है ना। तो इंडिया ने इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022 पास किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या है इस बिल में, क्या क्या प्रोविजन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कल वैसे हिंदू में पूरे प्रोविजंस तो नहीं आए थे, लेकिन मैं आपको पूरे बता देता हूं। देखो, सबसे पहला प्रोविजन तो ये है कि इंडियन एंटार्क्टिक अथॉरिटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? इंडियन एंटार्क्टिक अथॉरिटी बनाई जाएगी। और ये बिल प्रपोज करता है कि एक इंडियन एंटार्क्टिक अथॉरिटी बनाई जाए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत रहेगी। दैट विल बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और इंडियन एंटार्क्टिक अथॉरिटी जो रहेगी वो सारे डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन वाली चीज़ें हैं वो सारे काम करेगी, है ना। एंड दूसरा है रेगुलेट एक्टिविटीज़ टू एंटार्क्टिका। ऑब्वियस सी बात है कि इसका एम ये भी है कि जो ये बिल आया है इसका एम ये है कि जो एंटार्क्टिका में होने वाली एक्टिविटीज़ उनको रेगुलेट किया जाए, है ना। कि पहले आपको क्या परमिशन लेनी है कि नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है कि आपको अगर एंटार्क्टिका में कोई एक्टिविटी करनी है तो पहले आपको एक रेगुलेटर रहेगा जो कि डिसाइड करेगा उसके टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा जिसमें पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ वेसल्स। मतलब कि सिंपल सी बात है कि एक स्ट्रक्चर इसने बनाया है बिल ने कि गवर्नमेंट ऑफिशियल किस तरीके से वेसल्स जो जाएंगे वहां तक और रिसर्च फैसिलिटीज जो जाएंगे उनके चेक्स करेंगी, कौन कौन सी चीज़ें उनको उनमें चेक करेंगी, कुछ उसमें ऐसी चीज़ ना जाए जो कि उस एंटार्क्टिक रीजन को नुकसान पहुंचाते। देन एंटार्क्टिक फंड की बात की गई है। इट डायरेक्ट्स द क्रिएशन ऑफ अ फंड कॉल्ड द एंटार्क्टिक फंड, ठीक है ना। तो एक एंटार्क्टिक फंड बनाने की बात की गई है यहाँ पे। और देन पीनल प्रोविजंस भी बताए गए हैं, जैसे कि इंडियन कोर्ट्स टू अंटार्कटिका का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करता है ये, है ना। इंडियन कोर्ट्स का जो जुरिस्डिक्शन है ओवर अंटार्कटिका वो रहेगा। एंड इट ऑल्सो लेज आउट द penal provisions for crimes on the continent by the Indian citizens। इंडियन सिटीजन्स अगर कोई क्राइम करते हैं कॉन्टिनेंट में जा करके एंड मतलब एंड फॉरेन सिटीजन्स हु आर पार्ट ऑफ द इंडियन एक्सपेडिशन, मतलब ऐसे लोग या तो इंडिया के हों जो एंटार्क्टिक उसमें जा रहे हैं, या फिर फॉरेनर्स अगर इंडिया के एक्सपेडिशन में जा रहे हैं, तो उन सबको बिल्कुल वो उन सबका जो जुरिस्डिक्शन है वो हमारे कोर्ट्स का उनके ऊपर एक्सटेंड करेगा। अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो उनको पनिशमेंट देने की पावर यहाँ के कोर्ट्स को रहेगी। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमिटी ऑन एंटार्क्टिक गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एक ये कमेटी बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है एंटार्क्टिक गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर। इट will monitor, implement and ensure compliance with the relevant international laws। तो ये मेक श्योर करेगा कि भाई जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे हैं। तो बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा यहाँ पे प्रोहिबिटरी एक्टिविटीज कौन कौन सी है, मतलब ये वो एक्टिविटीज हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जैसे माइनिंग, ड्रेजिंग, है ना। दीज आर द एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड। इट ऑल्सो बैन्स एनी पर्सन, वेसल और एयरक्राफ्ट फ्रॉम डिस्पोजिंग वेस्ट इन अंटार्कटिका, है ना। वेस्ट आप अंटार्कटिका में नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट प्राइवेट टूर्स एंड एक्सपीडिशंस टू अंटार्कटिका वुड बी प्रोहिबिटेड विदाउट अ परमिट और रिटन ऑथराइजेशन ऑफ अ मेंबर कंट्री। तो याद रखना है ये चीज़ कि जब तक आपको मतलब कि विदाउट आपको परमिट नहीं दिया जाए या रिटन ऑथराइजेशन ना दिया जाए मेंबर कंट्री का, तब तक आप जो है वो प्राइवेट टूर या एक्सपीडिशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब क्या ज़रूरत थी अंटार्कटिका बिल की, एक ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्यों हम अंटार्कटिका बिल लेकर के आए। तो सबसे पहली बात कि इंडिया ने अंटार्कटिका ट्रीटी जो है उसका सिग्नेटरी है। इंडिया अंटार्कटिका ट्रीटी का सिग्नेटरी है, और कब से सिग्नेटरी है, 1983 से सिग्नेटरी है। और जो सिग्नेटरी कंट्रीज है उनके लिए ये अंटार्कटिका ट्रीटी कहती है कि उनको खुद के कंट्री में भी एक लॉ बनाना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस अंटार्कटिका रीजन, है ना। तो उनको खुद को भी लॉ बनाना पड़ेगा। तो एक तो मैंडेटरी था हमारे लिए, ठीक है ना। फिर इंडिया एक सिग्नेटरी है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन लिविंग रिसोर्सेज, ठीक है ना। एक दो चीज और है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन लिविंग रिसोर्सेज, एंड दूसरा है प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी। प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी, इन दोनों में ही इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है, और इनके भी कंडीशंस ये है कि उनके एक लॉ होने चाहिए कंट्री के खुद के। अब अंटार्कटिका ट्रीटी जो पहला हमने साइन किया अंटार्कटिका ट्रीटी, वो आपको बता दूं कि वो आई थी 1961 में। अंटार्कटिका ट्रीटी कब आई थी, 1961 में आई थी, और ये कवर करता है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद से, है ना। 60 डिग्री साउथ के बाद से ये पूरा कवर करता है ना, अंटार्कटिका वाले पार्ट को। एंड इसका बेसिकली एम क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू डू डीमिलिटराइज अंटार्कटिका, टू स्टैब्लिश इट एज अ जोन ऑफ फ्री न्यूक्लियर टेस्ट एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट। मतलब यहाँ पे ना न्यूक्लियर टेस्ट होने चाहिए, ना ही डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट होना चाहिए, डीमिलिटराइज रहना चाहिए पूरा ये। टू प्रमोट इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन इन अंटार्कटिका, साइंटिफिक कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ाना है अंटार्कटिका रीजन में। एंड जो भी डिस्प्यूट है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का उसको सेट असाइड, मतलब उसको दूर करना है, ठीक है ना। 54 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं इस ट्रीटी के, 29 हैव कंसल्टेटिव स्टेटस, एंड 29 के पास ही वोटिंग राइट्स भी हैं। एंड द कन्वेंशन, याद रखिएगा, इंडिया ने इसको 1983 में साइन कर दिया था, सिग्नेटरी बन गया था। दूसरा मैंने आपको बताया कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन लिविंग रिसोर्सेज, ये बताया ना मैंने आपको, ये कन्वेंशन है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन लिविंग रिसोर्सेज। तो ये आई थी 1980 में, दिस वाज इन 1980 कैनबरा में साइन किया गया था इसको। 1980 कैनबरा में ये ट्रीटी आई थी। That is one thing which is very very important. I hope you will remember that as well. आप इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़, the convention aims for the protection and preservation of the Antarctic environment and preservation and conservation of marine living resources in Antarctica। मतलब इसका मेन एम क्या है कि जो marine living resources है अंटार्कटिका में, स्पेशली marine living resources अंटार्कटिका में, उसको किसी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो that is the thing which is there, which is very very important। और इंडिया ने 1985 में, याद रखिएगा, इंडिया ने 1985 में ये जो कन्वेंशन है उसको साइन किया था। that is the thing, and it is a member of कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन एंड लिविंग रिसोर्सेज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तीसरा मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया था आपको, जो कि आपका है, विच वन इज दैट, मैंने तीसरा आपको बताया था ना, ये, हाँ, यहाँ पे लिख लो, इसको भी लिख लो, बता देता हूँ। प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी, प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी, ये याद रखिएगा, इसको अंटार्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, अंटार्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसको। दूसरा, इसको मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज द मैड्रिड प्रोटोकॉल, ठीक है ना। एंड इट इज पार्ट ऑफ द अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, ये अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम का हिस्सा भी है। और ये मैड्रिड में 1991 में साइन हुई थी। कब साइन हुई थी? मैड्रिड में 1991 में साइन हुई थी, और इंडिया ने इसको बिल्कुल साइन किया है 1998 में। इंडिया हैज आल्सो साइन दिस इन 1998, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको इस न्यूज के अंदर बताई है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट, है ना, ये याद रखेगा। दूसरी जो न्यूज है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, इट हैज बिकेम द फर्स्ट मेजर लैंडलॉर्ड पोर्ट। याद रखिएगा, पहला मेजर लैंडलॉर्ड पोर्ट अगर आपसे कोई पूछे तो वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाया गया, JNPT जिसको बोलते हैं। एंड अब बेसिकली लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल होता क्या है? तो इन द लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल द पब्लिकली गवर्नड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट एज अ रेगुलेटर बॉडी एंड एज अ लैंडलॉर्ड व्हाइल प्राइवेट कंपनीज कैरी आउट पोर्ट ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में क्या होता है कि जो आपका जो पब्लिक गवर्नड पोर्ट अथॉरिटी है, पब्लिकली गवर्नड पोर्ट अथॉरिटी जो है वो रेगुलेटर बॉडी की तरह काम करने लगता है। पब्लिकली गवर्नड रेगुलेटर बॉडी जो है वो कैसे काम करता है? आपका रेगुलेटर की तरह काम करता है। एक
एक लैंडलॉर्ड की तरह काम करता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो पोर्ट ऑपरेशंस, कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें करती हैं, ठीक है ना। तो ये दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। पोर्ट अथॉरिटी जो रहेगी, जो हमारे जो गवर्नमेंट की है, पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्या करेगी, वो ओनरशिप तो मेंटेन करेगी ऑफ द पोर्ट, वाइल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज लीज्ड टू प्राइवेट फर्म्स। लेकिन जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल और हैंडलिंग जो सर्विसेज हैं वो प्राइवेट के पास दे दी जाएगी, लीज कर दी जाएगी, एंड वो अपना मेंटेन करेगी। तो अच्छी बात है ना। इन रिटर्न द लैंडलॉर्ड पोर्ट गेट्स द शेयर ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द प्राइवेट एंटिटी। तो जो लैंडलॉर्ड पोर्ट है उसको क्या मिलता है, शेयर ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी उनको देती है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है, इट इज लोकेटेड इन नवी मुंबई एंड इट वॉज कमीशन इन 1989। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी कब बनी थी, 1989 में कमीशन की गई थी, और ये लोकेटेड है नवी मुंबई में। इट इज अ प्रीमियर कंटेनर handling port in India which accounts for more than 50% of the total containerized cargo volume across the major ports। तो बाकी के मेजर पोर्ट्स में लगभग 50% जो कंटेनराइज्ड कार्गो वॉल्यूम है वो यहीं से JNPA, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी से ही जाता है, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग विंडफॉल टैक्स, है ना, विंडफॉल प्रॉफिट, इन सब का मतलब क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली विंडफॉल टैक्स को स्लैश किया है, हटा दिया है, ठीक है ना, ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड या डीजल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल में। तो क्या होता है विंडफॉल टैक्स, मैं आपको बता दूं। विंडफॉल टैक्स इज स्लाइटली हायर टैक्स रेट। स्लाइटली विंडफॉल टैक्स बेसिकली क्या होता है, स्लाइटली हायर टैक्स रेट होता है जो कि लगाया जाता है ऑन बिग प्रॉफिट्स जो कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हो रहे हो। तो जैसे कि हुआ क्या था कि एक्चुअली अभी रिसेंटली इंटरनेशनल जो फ्यूल प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल ऑयल, इन सब के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, है ना। तो कंपनीज क्या करने लगी, कंपनीज इंडिया की डोमेस्टिक नीड्स की जगह बाहर एक्सपोर्ट करने लगी, है ना भाई, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बढ़े हुए हैं तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा प्रॉफिट अचानक से उनको लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि इंडिया की जगह बाहर देना शुरू कर दिया। तो ये जब अचानक से प्रॉफिट होता है ना, तो गवर्नमेंट सोचती है कि इसके प्रॉफिट का हम शेयर ले लें, इसलिए वो विंडफॉल टैक्स यानी कि इंक्रीज्ड टैक्स रेट लगा देते हैं उसके ऊपर, है ना, अलग से एक सेस लगा देंगे या जो भी है विंडफॉल सेस लगा देंगे। तो इसको इस तरह को इसको इंक्रीज कर देंगे। तो विंडफॉल टैक्स का मतलब होता है कि इंक्रीज्ड टैक्स रेट जो कि सडन प्रॉफिट जो हो रहा है किसी इंडस्ट्री में उसका शेयर लेने के लिए यूज किया जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब 87 बिलियन डॉलर के साथ इंडिया जो था वो टॉप रेसिपिएंट था रेमिटेंसेस का इन 2021। 2021 में इंडिया जो था वो टॉप रेसिपिएंट था रेमिटेंसेस का 2021 में, ठीक है ना। तो दैट इज द वन थिंग। रेमिटेंस आप सबको पता है कि जो बाहर हमारे यहाँ के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो जो पैसा इंडिया भिजवाते हैं, है ना, तो वो जो पैसा इंडिया भिजवाते हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। रेमिटेंस का मतलब क्या हुआ, देखो रेमिटेंस शब्द जो बना है ना, रेमिटेंस शब्द जो है वो अगर आपने क्लैरिटी देखा हो कभी तो ये बना है रेमिट शब्द से। रेमिट का मतलब होता क्या है, रेमिट का मतलब होता है टू सेंड बैक। रेमिट का मतलब क्या होता है, टू सेंड बैक होता है इसका मतलब, है ना। और रेमिटेंस का मतलब मनी दैट इज सेंट और ट्रांसफर्ड टू अनदर पार्टी फ्रॉम ओवरसीज। मतलब ओवरसीज से जब हमारे पास पैसा आ रहा हो, सेंड किया गया हो, और तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। और रेमिट का मतलब भी होता है सेंड बैक होता है, ठीक है ना। और जैसे इसमें इसको आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेज सकते हैं, ड्राफ्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, चेक के माध्यम से भेज सकते हैं, वायर ट्रांसफ़र के माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये सारे कोई भी आप अगर यूज़ कर रहे हो मेथड तो दैट इज़ ऑल वैलिड, है ना। एंड ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ वन विच यू शुड अंडरस्टैंड। और ये रेमिटेंस में एक्चुअली सब आता है, बिजनेस के लिए भी आता है पैसा, और रेमिटेंस के अंदर आपका जो अपनी फैमिली के लिए भेजा गया है ना, तो उसके लिए भी आता है। मतलब अगर आपने पर्सनल कोई ट्रांसफ़र किया है फैमिली को, फ्रेंड को, वो भी आता है ना। इट कैन बी यूज फॉर एनी पेमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस पर्पस ऑल्सो, बिजनेस पर्पस के लिए भी, फैमिली फ्रेंड के लिए भी। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। WHO बेसिकली ने एक रिपोर्ट निकाली थी अभी, WHO रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स। याद रखिएगा WHO ने एक रिपोर्ट निकाली थी, WHO रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स, एंड दिस इज द फर्स्ट WHO रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स रिलेटेड। एंड इसमें उन्होंने बताया कि माइग्रेंट्स बेसिकली 1 बिलियन माइग्रेंट्स और रफली 1 in 8 पीपल आर माइग्रेंट्स, है ना। 1 in 8 पीपल और 1 बिलियन पीपल आर माइग्रेंट्स, है ना। 8 बिलियन अगर पॉपुलेशन माने तो हर 8 में से एक व्यक्ति माइग्रेंट है ना।
एंड डिसीजेज, फेमाइन, क्लाइमेट चेंज, वॉर, दीज आर द मेजर रीजंस कि क्यों लोग माइग्रेट कर रहे हैं, है ना। जैसे अब यूक्रेन में लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, वॉर के कारण माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसके मैंने आपको पहले ही बोला था, इसको जब भी आप लिखिएगा तो पुल वर्सेस पुश फैक्टर्स में लिखिएगा, है ना। जैसे अमेरिका के पास पुल फैक्टर्स हैं, है ना, जैसे वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, स्टैंडर्ड ज़्यादा है, नौकरी है, पैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। और यूक्रेन, रशिया के पास इस समय पुश फैक्टर्स ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ वॉर चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, ह्यूमन एट्रोसिटीज़ चल रही हैं, ये पुश फैक्टर्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। और इंडिया को रेमिटेंस जो था वो सबसे ज़्यादा मिला है ना। एंड टॉप 5 रेसिपिएंट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया, चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस और इजिप्ट टॉप 5 में थे। इंडिया के बाद चाइना का नाम ही आता है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। मंकी पॉक्स इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नाउ, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स को एज द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली को बिलोंग करता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली को। और 1950s में पहला इसका जो 1950s में पहली बार ये मंकीज़ में देखने को मिला था, और 1970s में ये साउथ अफ्रीका वाले रीजन में ये ह्यूमंस में देखने को मिला था मंकी पॉक्स। अब इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न याद रखिएगा। अभी एक्चुअली रिफॉर्म किया गया था WHO में, जिसके अंतर्गत PHEIC, अगर ये भी आपसे कोई पूछ लें कि PHEIC किससे रिलेटेड है, तो WHO से रिलेटेड याद रखिएगा। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न पूछ सकते हैं वो आपसे कि किससे रिलेटेड है, तो वो PHEIC बस लिख करके दे देंगे आपको, है ना। WHO के बारे में अगर हम बात करें तो ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 1948 में बनी थी ये, एंड इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फंक्शनिंग है स्टार्ट हुआ था 7 अप्रैल 1948, एंड 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में इसलिए मनाते भी हैं। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, एंड इट इज़ बेसिकली ग्लोबल हेल्थ के मैटर में ये एक लीडर बॉडी के रूप में काम करती है। इसका काम ही है कि कोऑर्डिनेट करना अलग अलग अथॉरिटीज़ को, इंटरनेशनल कंट्रीज़ को टुवर्ड्स पर्टिकुलर कंसर्न। अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ की इमरजेंसी है, तो उसमें पूरे कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को एक करना, हेल्थ के लिए स्टैंडर्ड्स रेज करना, ये सारी चीज़ें कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना। एंड इसकी जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी कहलाती है, असेंबली कहलाती है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है उसकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आज बहुत अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। खादी के एक समस्या सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि कॉटन जो है वो क्राइसिस चल रही है। कॉटन क्राइसिस क्यों चल रही है? क्योंकि एक तो सप्लाई कम है। अगर सप्लाई कम होता है तो तुरंत क्या हो जाता है, आपका जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो जाता है ना। तो बहुत सारी जो खादी की इंडस्ट्रीज हैं, यूनिट्स हैं, वो काम करने में सक्षम नहीं है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ योर कॉटन प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि 75th हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वहीं खादी इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा डोल्ड्रम में है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ द कॉटन एंड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द कॉटन ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कुछ केंद्र के नाम लिखे, जैसे बदनावालू खादी केंद्र है जो कि मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में है। बदनावालू खादी केंद्र, इसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 1927 में। इट हैज़ स्टॉप्ड स्पिनिंग फॉर मोर देन 5 months, है ना। और ऐसे बहुत सारी हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉटन एंड डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ कॉटन एज वेल, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आप मेरे साथ मूव करिए। तो अब एक नया फंगल पैथोजन मिला है जो कि जैक फ्रूट यानी कि आपका जो कटहल का फल होता है या कटहल जो होता है उसमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसका नाम है, इस फंगल पैथोजन का नाम है अथेलिया रॉल्फसी। याद रखिएगा, अथेलिया रॉल्फसी इज द नेम ऑफ द फंगल पैथोजन। और ये नुकसान किसको पहुंचा रहा है? ये कटहल को नुकसान पहुंचा रही है। देखो यहाँ पे फंगल इस तरह से ग्रोथ हो जाती है एंड इट इज द फर्स्ट टाइम दैट फ्रूट रॉट कॉज्ड बाय फंगस अथेलिया रॉल्फसी इज बीइंग रिपोर्टेड इन जैक फ्रूट। और जैक फ्रूट का जो साइंटिफिक नेम है वो है आर्टोकार्पस हीटेरोफाइलस। याद रखिएगा, आर्टोकार्पस हीटेरोफाइलस इसका नेम है। और ये अथेलिया रॉल्फसी आपको याद रखना है। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं।
मीडिया रनिंग कंगारू कोर्ट्स। अब यहाँ पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन वी रामन्ना जी, उनका कहना है कि जो मीडिया है वो कंगारू कोर्ट्स रन कर रही है। देखो कंगारू कोर्ट्स क्यों उन्होंने कहा है, मैं आपको एक सिंपल से रीज़न बताता हूँ। देखो कंगारू कोर्ट्स क्या होती हैं, कंगारू किसके लिए फेमस होता है, कंगारू फेमस है जंपिंग के लिए, है ना, दे आर फेमस फॉर देयर जंप, है ना। एंड यहाँ पे कंगारू कोर्ट्स का मतलब क्या है कि मीडिया इज जंपिंग एट द कंक्लूजन, मीडिया जो है वो जंप कर जाती है डायरेक्टली एट द कंक्लूजन और डायरेक्टली एट द वर्डिक्ट, है ना। कई ऐसे केसेस, यहाँ पे एन वी रामन्ना जी का कहना बहुत ज़्यादा सही है, उनका ये कहना है कई ऐसे केसेस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कोर्ट और जजेस जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है वो भी नहीं बता पाते कि क्या जजमेंट लेना है, वहाँ पे मीडिया तुरंत आकर के वहाँ पे जज बन जाती है। तो कंगारू कोर्ट का मतलब यही होता है, कंगारू कोर्ट इज अ कोर्ट दैट ignores the basic standards of law or basic standards of justice, that ignores the basic procedure of how to reach the law, how to reach the justice, and वो सारे चीजें इग्नोर करके they jump at the conclusion or predetermined conclusion, they jump at a predetermined conclusion, इन्हें कहते हैं हम कंगारू कोर्ट्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग कंगारू कोर्ट्स एज वेल, ठीक है ना। एनी कंट्री कैन यूज कोविन फॉर फ्री, यहाँ पे इंडिया का कहना है कि एनी कंट्री दैट इज इंटरेस्टेड कैन अवेल इटसेल्फ द कोविन प्लेटफॉर्म फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ उनका कहना है कि चूंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। एंड ये आपको ये भी कहा गया है कि कुछ वेंडर्स ऐसे हैं जिनको कि ट्रेन किया जाएगा फॉर कोविड टेक्नोलॉजी टू बी कस्टमाइजेशन के लिए कुछ वेंडर्स को ट्रेन किया जाएगा, आप फ्री में उसको यूज़ कर सकते हैं, यू कैन अवेल दैट फैसिलिटी फॉर फ्री, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे न्यू रूल्स फॉर डिसेबल्ड। यहाँ पे अब देखो बहुत ही एक मुझे भी ख़राब लगा, अभी एक रूल्स रिवाइज किए गए हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के फॉर डिसेबल्ड एयर पैसेंजर्स के लिए। तो जो डिसेबल्ड एयर पैसेंजर्स हैं उनके लिए डीजीसी का ये कहना है कि आपको एक डॉक्टर का ओपिनियन या परमिट लेना पड़ेगा कि यू आर गुड टू फ्लाई, है ना। अगर आप मतलब उन डॉक्टर परमिट करेगा तब आप फ्लाई कर पाएंगे। तो इसको एक इंसल्ट टू इंजरी माना जा रहा है और कई लोगों ने इसका अपोज भी किया कि भाई क्या डिसेबिलिटी एक मतलब प्रोहिबिटिंग फैक्टर आप बना सकते हो फॉर फ्लाइंग। कोई व्यक्ति अगर डिसेबल्ड है तो क्या उसको उड़ने का अधिकार नहीं है या उसको फ्लाइट का अधिकार नहीं, मतलब ये कौन सी बात है, कौन सी बुद्धिमानी है। तो दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एज वेल, ऐसा होना नहीं चाहिए था, है ना। एंड रेगुलेटर ने अभी रिसेंटली अपने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट को अमेंड किया है फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, है ना। The rule said that disability cannot be a ground for denying boarding a passenger. It stated that if the airline perceives that a passenger's health can deteriorate during the flight, it must seek a doctor's opinion. तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये तो कहा है कि रूल तो ये कह रहा है कि डिसेबिलिटी को रोक मतलब एक कंडीशन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर एयरलाइन को लगता है, अगर एयरलाइन को ये लग रहा है कि इस व्यक्ति की जो डिसेबल्ड व्यक्ति है अगर उसकी अगर तबीयत खराब हो सकती है या वो, तो उनको फिर डॉक्टर का ओपिनियन लेना पड़ेगा। तो भैया ऐसे तो एयरलाइंस तो रिस्क ना ले, इसके चक्कर में वो सबको यही बोलेगी कि भाई आप डॉक्टर का एडवाइस लेकर के आओ। तो क्या एयरलाइन के जस्ट हाथ में हम छोड़ सकते हैं इस चीज को? कैन वी लीव इट इन टू द हैंड्स ऑफ एयरलाइंस? तो दैट इज अ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा ये कुछ भी बोल रहे हैं। बैट हैबिटेट्स इन साउथ वेस्टर्न घाट्स लाई मेनली आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया। अब यहाँ पे इनका ये कहना है, स्टडी की गई जिसमें ये पता चला कि 50% जो हैबिटेट्स हैं विच आर सुटेबल फॉर 37 स्पीशीज ऑफ बैट्स इन द वेस्टर्न घाट रीजन, दे लाई आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज, वो प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि जब प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर हैं तो उनको बहुत सारे थ्रेट्स हैं, जैसे कि पोचिंग का थ्रेट है, मीट के लिए कुछ लोग उनको पोच करते हैं, हैबिटेट लॉस होता है उनका, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली होती हैं जिन कारण से ये फिर बैट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और 6 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये वेस्टर्न घाट्स की हम बात करें, पूरे वेस्टर्न घाट्स के रीजन्स हैं। एक्चुअली में वेस्टर्न घाट अपने आप में एक बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। आप सबको पता होगा कि इंडिया में अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट इज इन इटसेल्फ इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, है ना। और उसके अंदर वेस्टर्न घाट के अंदर इंडिया में कौन कौन से हैं, मतलब वेस्टर्न घाट के अंदर अगस्त्यमलाई है, पेरियार टाइगर रिजर्व है ना, एंड इसके अलावा आपका नीलगिरीज है, वायनाड मुदुमलाई कॉम्प्लेक्स है ना, एंड ब्रह्मगिरी। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द हॉटस्पॉट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना।
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो जैसे अगर आप देखें ना, इंडिया में अगर कोई आपसे पूछे कि बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं, इफ़ समवन आस्क्स यू कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका ये पूरा जो हिमालयन बेल्ट है, हिमालयाज जो है, द हिमालयाज इन इटसेल्फ इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है ना। देन आपका इधर साइड पूरा ये वाला आता है इंडो बर्मा वाला पार्ट, इंडो बर्मा। देन आपका ये आता है पूरा वेस्टर्न घाट्स इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है ना। तो ये 3 रीजन हो गए आपके, और एक आई थिंक सुंडा लैंड वाला रीजन जो आपका अंडमान वाला रीजन, इधर सुंडा लैंड वाला रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुंडा लैंड, वी कॉल इट सुंडा लैंड, बट दैट इज अंडमान वाला रीजन। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो कि इंडिया में है। कौन कौन से? इंडो बर्मा, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स और सुंडा लैंड। दीज आर द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पे एक इंडेंजर्ड बैट कैटेगरी का स्पीशीज़ का भी नाम लिखा है, सलीम अलीज फ्रूट बैट, है ना, लैटिडेंस सलीम अली जिसका नाम है सलीम अली फ्रूट बैट का, और दूसरा है पोमोना राउंड लीफ बैट, है ना, हिप्पोसिडेरस पोमोना जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ स्पीशीज़ के नाम भी हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे वार्म ब्लडेड वर्सेस कोल्ड ब्लडेड का ना था, तो मैं आपको बता दूं कि देखो वार्म ब्लडेड वो है होते हैं जिनके अंदर एक इंटरनल हीट रेगुलेशन होता है। इंटरनल हीट रेगुलेशन मतलब अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो इंटरनल हीट जनरेट कर सकते हैं, अपने बॉडी को गर्म रख सकते हैं। और अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कुछ मैकेनिज्म के द्वारा, जैसे स्वेटिंग मैकेनिज्म है, तो वहाँ बॉडी थोड़ा ठंडी हो जाती है ना। तो ये अलग अलग। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो कि भैया इस तरीके का इंटरनल हीट मैकेनिज्म नहीं होता उनके अंदर, और बाहर अगर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पहुंच गया तो उनका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाएगा उनकी बॉडी का। कुल मिलाकर के मतलब कि उनका टेम्परेचर बाहर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके पास इंटरनल हीट मैकेनिज्म कुछ नहीं होता, वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए सर्वाइवल ज़्यादा उनका टफ होता है, वार्म ब्लडेड ज़्यादा ईजी होता है। ह्यूमंस, मैमल्स ये वार्म ब्लडेड हो गए, और फिश हो गया, ये सब आपके फिश हो गई, ये आपके कोल्ड ब्लडेड में आ गए। बर्ड्स अगर आपसे कोई पूछे तो बर्ड्स आपके इसमें आते हैं, वार्म ब्लडेड में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो वार्म ब्लडेड होते हैं ना, इनको होमोइयोथर्म्स भी कहा जाता है, होमोइयोथर्म्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दे आर ऑल्सो नोन एज होमोइयोथर्म्स, मतलब इनके पास इंटरनल हीट रेगुलेशन का सिस्टम होता है, ठीक है ना। राइज एंड फॉल ऑफ कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया लीनिएज। तो यहाँ पे कॉलेरा होता किससे है? एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेराई, याद रखिएगा। कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेराई। और ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, इसके 2 मतलब सेरो ग्रुप्स हैं जो कि बहुत डेंजरस थे। एक तो है O1 सेरो ग्रुप और एक है O139 सेरो ग्रुप, O139 सेरो ग्रुप। इन दोनों में से जो आपका O1 है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसी कारण से अलग अलग पैंडेमिक वेव्स ऑलरेडी आ चुकी है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। विल रशिया यूक्रेन डील ईज द ग्लोबल फूड क्राइसिस। तो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की कल एक डील हुई है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि जो ब्लैक सी के पोर्ट्स हैं, वहाँ के थ्रू अब जो वीट और अदर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका जो ट्रांसफ़र एक्सपोर्ट है वो शुरू किया जाएगा। तो रशिया और यूक्रेन ने कल दोनों ने एग्री किया है, लेकिन हालांकि रशिया ने इसके बाद तुरंत यूक्रेन के ऊपर एक अटैक भी किया था पोर्ट में, तो दैट वाज अगेन अ थिंग। लेकिन ब्लैक सी पोर्ट्स के माध्यम से एक डील निगोशिएट की गई जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएन के द्वारा निगोशिएटेड है ये, और टर्की ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया इसमें। तो इसमें उन्होंने कहा है कि भाई अब जो फूड आइटम्स हैं जो स्टक हैं बहुत दिनों से यूक्रेन में, रशिया में, उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। अब क्यों ज़रूरत है? क्योंकि रशिया यूक्रेन जो टुगेदर है दे अकाउंट फॉर मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स वीट सप्लाई। क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड वीट सप्लाई इज थ्रू रशिया एंड यूक्रेन। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि रशिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ वीट में, इट इज़ वेरी 20% तक का जो वीट का जो ट्रेड है, वो एक्सपोर्ट है वर्ल्ड का, वो रशिया के थ्रू होता है। यूक्रेन अकाउंट्स फॉर 8%, मतलब कुल मिलाकर के दोनों कंट्रीज 28% से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं वर्ल्ड के लिए, ठीक है ना। वर्ल्ड के 28% रिक्वायरमेंट तो यही पूरा कर रही हैं। देन 50 कंट्रीज़ डिपेंड करती हैं रशिया यूक्रेन में, है ना, फॉर मोर देन 30% ऑफ देयर वीट इंपोर्ट्स। इसके अलावा यूक्रेन जो है न केवल वीट का बल्कि इसके अलावा आपको पता है कि सनफ्लावर सीड्स जो है उनका भी बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है सनफ्लावर ऑयल का, है ना। कौन? आपका यूक्रेन। एंड यूक्रेन वॉर के बाद ये सारी चीज़ों के ऊपर ब्लॉकेड लग गया था, मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र कुछ हो नहीं पा रहा था, है ना, रुक गई चीज़ें। और अभी रिसेंटली आपको पता है कि वर्ल्ड में एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट
फूड प्राइस इज़ इंक्रीजिंग, इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीजिंग, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेनियन वॉर। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इस डील के बाद चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ आती हैं। लेट्स सी दैट। कंट्रोवर्सी ओवर जीएसटी लेवीज ऑन फूड प्रोडक्ट। अभी आप सबको पता होगा कि 5% जीएसटी लगा दिया गया है प्री पैक्ड और जो लेबल्ड फूड आइटम्स है, चाहे वो दूध हो, पल्सेस हो, वीट्स हो, ओट्स हो, मेज़ हो, है ना, कुछ भी हो, इस तरीके की जो प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड ये सारे जो आइटम्स हैं इनके ऊपर इंक्रीज़ हो गया है। तो इनके कारण प्राइजेज इंक्रीज़ होंगे, ऑब्वियस सी बात है। डिसीजन लिया गया था, एक्चुअली डिसीजन लिया गया था फॉर रेशनलाइजिंग द जीएसटी रिजीम, और उसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि भैया पहले तो वो फूड आइटम जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट को थोड़ा कम करो, जब एग्जेम्प्टेड लिस्ट कम होगी, और दूसरा इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करो फॉर कलेक्टिंग दैट, है ना। एक तो सही से टैक्स रेट लगाओ, दूसरा कलेक्ट करने के सही मैकेनिज्म बनाओ, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। कुछ इन्होंने जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट थी उसको भी कम किया, जैसे कि पहले मैप्स, एटलसेस, होटल रूम्स दैट कॉस्ट अप टू 1000 पर नाइट, हॉस्पिटल रूम और जिनका मतलब 5000 से कम का और 5000 से ज़्यादा का रेंट है एक दिन का, तो ऐसी चीज़ों पे उन्होंने दोबारा से लगाना शुरू कर दिया। तो इन सब का एक इम्पैक्ट ये तो पड़ेगा कि लोगों की जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली आउट ऑफ पॉकेट लोगों की जो सेविंग है वो कम हो जाएगी, हाउस होल्ड सेविंग कम होगी, है ना, क्योंकि ये दूध और अमूल तो आप लोग भी खरीदते होंगे। जैसे मैं खुद अगर खरीदूँ, सपोज करो, मैं खरीदता नहीं हूँ अभी, लेकिन अगर मैं खरीदूंगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट। हाउ विल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन अबॉर्शन इम्पैक्ट वुमेन। अब मैंने पहले तो आपको बता दूं कि एमटीपी बोलता क्या है। देखो, एमटीपी हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक्ट है। उसने अभी रिसेंटली 2021 में अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई 20 हफ्ते के पहले तक अगर आपको करना है, टर्मिनेट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको डॉक्टर्स का जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का आपको मतलब व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई 20 से 24 हफ्ते के बीच में अगर आपको करवाना है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट, तो उसके लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, दैट यू शुड बी अ सर्वाइवर ऑफ रेप, एक माइनर हो, या फिर मैरिड वुमेन हुज रिलेशनशिप स्टेटस हैज़ अल्टर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब अभी दिल्ली में एक केस ऐसा गया था जिसमें एक अनमैरिड 25 ईयर ओल्ड वुमेन थी, अनमैरिड 25 ईयर ओल्ड वुमेन, जिसने कि खुद बताया कि वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब नाउ द पार्टनर इज़ नॉट देयर। तो दिल्ली हाई कोर्ट में पहले हो गई टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी, लेकिन चूँकि 23 हफ्ते हो चुके थे और दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि सिंस 23 वीक्स हैव गॉन, और यहाँ पे आप चूँकि मैरिड कपल्स जो हैं, मैरिड लोगों के लिए जो अबॉर्शन की फैसिलिटी होती है, इसलिए उन्होंने उसको नहीं दिया। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भैया चूँकि जो एक्ट लिखा है उसमें पार्टनर वर्ड यूज़ किया गया है, पार्टनर वर्ड का मतलब केवल हस्बैंड नहीं होता, पार्टनर वर्ड कैन बी एनीवन, है ना। सो इसलिए उन्होंने इसको ये किया है, लेकिन एक कंडीशन ये थी कि पहले आपका मेडिकल बोर्ड टेस्ट करेगा, जैसा मेडिकल बोर्ड का क्राइटेरिया दिया भी गया है ना। अपना जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें ये कहा गया कि मेडिकल बोर्ड पहले आपको टेस्ट करेगा, उसके बाद अगर उसको लगता है कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, नुकसान नहीं है, तो फिर वो एलिजिबल कर सकता है, आपको अलाउ कर सकता है। सो दैट वॉज द थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे रेड हॉट यूरोप का आप सबको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। द रीज़न इज़ क्लाइमेट चेंज ही रीज़न है। फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर और ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा है ना। और अब यूएन वाले भी रोने लगे हैं, क्योंकि यूरोप में हो रहा है ना, तो यूएन वाले भी रोएंगे। यही चीज़ कहीं और हो रही होती तो यूएन वाले इतना परेशान नहीं रहते। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।